वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 3, जिसमें हम आज स्पेशल ट्रांजैक्शन कवर करेंगे। इन स्पेशल ट्रांजैक्शन का स्पेसिफिकली मीनिंग है कि ये सारी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कम 2 से 3 ट्रांजैक्शन हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम और ओपनिंग ट्रांजैक्शन। बेटा बेसिकली आज हम इनके मीनिंग को देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और इनको हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पुट कर सकते हैं। और इससे ज्यादा भी आज हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे इससे, ताकि आपको अगर आपके सामने एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सही तरीके से पुट कर पाओ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये है हमारी पहला स्पेशल ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसके हम मीनिंग और इफेक्ट को देखते हैं। तो बेटा इसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट हैव बीन ड्यू बट नॉट येट पेड। यानी कि अभी तक ऐसे एक्सपेंस जो हमारे ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने पे नहीं किए, उनको क्या बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि आप जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उस बिजनेस का रेंट आपके ऊपर ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, तो जो भी उसका रेंट होगा वो रेंट आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। और यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है कि रेंट आउटस्टैंडिंग आपका 10,000 है। तो ये इसका मीनिंग और इसका एग्जांपल है। अब इसके इंपैक्ट को देखते हैं। तो इसका इंपैक्ट है, जब भी हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जो लायबिलिटी बढ़ेगी वो उसी अमाउंट से बढ़ेगी जितने अमाउंट से हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग होगा। लायबिलिटी यहां पे बढ़ने का रीजन ये है कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको हमने पे नहीं किया है लेकिन वो हमारे ऊपर ड्यू हो चुका है, यानी कि हमको उसे पे करना है फ्यूचर में। और अगर एज अ बिजनेस हमें कोई भी अमाउंट फ्यूचर में पे करना है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए जब भी हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग होगा या कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा, वो हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे पुट करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में? हम क्या करेंगे, उसका एक अलग कॉलम बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? कॉलम। और इस कॉलम का नाम क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओएस जो हम यहां पर लिख रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दिखाने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहला इंपैक्ट के लायबिलिटी में कॉलम बना के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पुट कर देंगे। उसके बाद इसका दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस हमारा हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया। अगर कोई भी एक्सपेंस हो चुका है, पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंस नहीं हुआ है। एक्सपेंस तो हो चुका है, इसीलिए वो एक्सपेंस हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा विद द सेम अमाउंट जितने अमाउंट से वो हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो ये इसके दो इंपैक्ट हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए, एग्जांपल के लिए रेंट आउटस्टैंडिंग। और इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा? इसका इंपैक्ट दो जगह पड़ेगा। एक जगह जाएगी हमारी लायबिलिटी में डिफरेंट कॉलम के साथ में, और वो जो कॉलम होगा उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा इंपैक्ट इसका जाएगा हमारा कैपिटल में। बाय द सेम अमाउंट कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो देखो बेटा यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग है, हम यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का बेसिकली मीनिंग यहां पर क्या दिया हुआ है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने पे कर दिया है लेकिन वो अभी तक ड्यू नहीं हुआ, बट नॉट येट ड्यू। यानी कि ऐसा एक्सपेंस जिसको आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है लेकिन वो अभी तक आपका एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम यहां पर रिचार्ज कराते हैं अपने फोन का, तो फोन का रिचार्ज हमें पहले कराना पड़ता है, उसकी सर्विस हमको बाद में मिलती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रीपेड सिम। यानी कि हमने उसकी सर्विसेज के लिए पहले पेमेंट कर दिया। और दूसरा इसका एग्जांपल है, जैसे हम इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस का इंश्योरेंस हो गया, इन सब की पेमेंट हम एडवांस में करते हैं। पहले हम इसकी पेमेंट करते हैं, उसके बाद हमें इंश्योरेंस का कवर मिलता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इतने साल का हम इंश्योरेंस कराएंगे उतने टाइम के लिए। तो ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि शो करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा इसका इंपैक्ट हमारा पड़ेगा असेट्स के ऊपर और दूसरा इंपैक्ट भी इसका असेट के ऊपर पड़ेगा। पहला इंपैक्ट जो पड़ेगा
वो हमारा असेट के एक सेपरेट कॉलम हम प्रिपेयर कर लेंगे जिसका नाम होगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट जितने अमाउंट से हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल के अगर हमने इंश्योरेंस पेमेंट की है 10,000 रुपीज की, और उस इंश्योरेंस में आधा इंश्योरेंस यानी कि 5,000 का इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो हमारा एडवांस हो जाएगा। और अगर वो एडवांस हो जाएगा तो उसका सेपरेट कॉलम बना के प्रीपेड इंश्योरेंस का असेट के अंदर हम सेम अमाउंट से उसको इंक्रीज कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो भी असेट पे पड़ेगा, लेकिन यहां पे असेट में हमारा कैश कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने पिछले वाले आपको जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसमें बताया कि अगर कोई एक्सपेंस है तो आपकी कैपिटल को कम करेगा। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां पर तो कैपिटल कम नहीं हो रही, ये भी एक्सपेंस है। बेटा ये एक्सपेंस है बट अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं है। ये आपने पेमेंट की है लेकिन अभी तक आपने एक्सपेंसेस यहां पर ड्यू नहीं किए हैं। और अगर आपका एक्सपेंस ड्यू नहीं किया है तो अल्टीमेटली वो आपका अभी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ नहीं है, इसलिए कैपिटल हमारी कम नहीं होगी, हमारा कैश कम हो जाएगा। क्योंकि हमने यहां पर क्या की है, हमने यहां पर पेमेंट की है, तो पेमेंट के थ्रू हमारा कैश कम हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट। अगर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ेगा तो हमारा कैश भी कितने से कम होगा, 10,000 से। तो इसका भी इंपैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो मीनिंग है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। हाँ, ये हमारा थर्ड है बेटा स्पेशल ट्रांजैक्शन में, जिसका नाम है एक्रूड इनकम। ये एक ऐसी इनकम है जो हमारी अर्न हो चुकी है बट अभी तक हमको मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई। यानी कि ऐसी इनकम जो आपकी अर्न हो चुकी है, आप उसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जिस डेट को वो हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट ड्यू हो चुकी है वो डेट आ चुकी है, जा चुकी है, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया। तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम एक्रूड इनकम बोल सकते हैं, जो कि आपने अर्न कर लिया है इन्वेस्टमेंट पर। तो यहां पर अगर हमको कोई भी इनकम अर्न हो जाती है लेकिन नहीं मिलती तो उसको हम किस कैटेगरी में लेकर आते हैं, उसको हम अपनी एक्रूड इनकम की कैटेगरी में लेकर आते हैं। और इसका एग्जांपल क्या बनेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट जो एक्रूड है कितने रुपए का, 5,000 का। अब बेटा हम इसका इंपैक्ट देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ेगा। तो बेटा देखो ये है हमारा इंपैक्ट किसका, एक्रूड इनकम का। तो इसका इंपैक्ट सबसे पहले हमारा पड़ेगा असेट पर, और हम वहां पर सेपरेट कॉलम बनाएंगे। सेपरेट कॉलम किसका बनाएंगे, सेपरेट कॉलम बनाएंगे हम एक्रूड इनकम का। किसके अंदर, असेट के अंदर। और उसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय द सेम अमाउंट, जितने अमाउंट से हमारा एक्रूड इनकम बढ़ेगा या जितने अमाउंट से हमारा एक्रूड इनकम वहां पे अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। और दूसरा इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारी बढ़ती है जब हमको इनकम जनरेट होती है, जब हमको प्रॉफिट होता है, और ये हमारी इनकम जनरेट तो हो चुकी है, इसीलिए हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। और कैपिटल भी हमारी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी जितने अमाउंट का हमारा एक्रूड इनकम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो आपकी जनरेट हो चुकी है, आपकी ड्यू हो चुकी है लेकिन नहीं मिली। एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, और इसका इंपैक्ट आपका असेट और कैपिटल पे बढ़ेगा। दोनों ही हमारी बढ़ जाएंगी बाय द सेम अमाउंट, जो कि आपका एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम का वहां पे गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लास्ट जो हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन है। तो देखो बेटा ये हमारा फोर्थ और लास्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन है। इसके बाद हमारा ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग ट्रांजैक्शन का बचता है, लेकिन उसको हम सीधे क्वेश्चन में कर लेंगे। तो ये हमारा एडवांस इनकम जो फोर्थ ट्रांजैक्शन स्पेशल ट्रांजैक्शन है आज का, इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये वो इनकम है जो कि रिसीव हो चुकी है लेकिन अभी तक अर्न नहीं हुई। यानी कि ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई है लेकिन अभी तक वो इनकम के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं डाला है, उस इनकम के लिए आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, उस इनकम के लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वहां पे आपका कस्टमर आके बोलता है कि भाई मेरे को इतना इतना चीज चाहिए, यानी कि वो एक स्पेसिफिकेशन देता है कि मेरे को इतनी गुड्स चाहिए, और वो आपको पहले ही पैसा देके चला जाता है, ठीक है, एडवांस में। तो इस केस में जो आपको एडवांस मिला है दैट इज एडवांस इनकम। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं, उसके लिए तो आपने कोई सर्विस दी नहीं। तो इस तरह की जो इनकम होती है उसको एडवांस इनकम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कि अगर हमको कमीशन मिल जाए एडवांस में, कितना, 10,000 रुपीज,
तो ये आपकी एडवांस इनकम कंसिडर की जाएगी। अब इसके हम इफेक्ट देखेंगे कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो देखो ये है बेटा इसका इंपैक्ट या इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो कि इसका इंपैक्ट या इफेक्ट दो चीजों में पड़ेगा, असेट पर और लायबिलिटी पर। असेट में आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा उस अमाउंट से जिस अमाउंट से आपको एडवांस इनकम मिलेगी। क्यों? मैंने एग्जांपल में क्या बताया, आपको आपका कस्टमर एडवांस में पेमेंट कर गया तो क्या आपकी कैश में नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। तो आपका कैश जो है बेटा वो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, और जो आपकी लायबिलिटी है उसको हम सेपरेट कॉलम में डालेंगे और वहां पर लिखेंगे एडवांस इनकम, और उसको भी हम सेम अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ये लायबिलिटी का पार्ट है। अब ये लायबिलिटी का पार्ट क्यों है? क्योंकि जो भी आपको पैसा एडवांस में मिला है, अगर आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर जितना भी टाइम फ्रेम आपने मांगा है अपनी सर्विस देने के लिए, अपनी गुड्स देने के लिए, अगर आपने वो चीज प्रोवाइड नहीं की तो वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप उस अमाउंट के लिए गुड्स या सर्विस नहीं प्रोवाइड कर देते हो जब तक वो आपके लिए लायबिलिटी रहेगी। तो इसको हम लायबिलिटी में एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे और उसी अमाउंट से, जिस अमाउंट से हम कैश को इंक्रीज करेंगे उसी सेम अमाउंट से हम इसको इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा ये हमारी लास्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन थी आज की, एडवांस इनकम। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो हमको मिल गई है लेकिन अभी तक अर्न नहीं हुई है, और इसका एग्जांपल है कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹10,000। यहाँ पे 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। और इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारा असेट पर, असेट में कैश पर और लायबिलिटीज पर। लायबिलिटी में हम सेपरेट कॉलम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? हमारा एडवांस इनकम, और उसको भी हम सेम अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे। अब सीधा बेटा हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो देखो बेटा ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन जिसमें हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, और इसमें हमारे पास टोटल 7 ट्रांजैक्शन है जिसको आज हम करने वाले हैं। और इस 7 ट्रांजैक्शन में मैंने यहां पर आउटस्टैंडिंग की भी ट्रांजैक्शन ली है, प्रीपेड की भी ट्रांजैक्शन ली है, एक्रूड इनकम की भी ट्रांजैक्शन ली है, और एडवांस इनकम की भी ट्रांजैक्शन ली है। तो जो अभी तक मैंने आपको 4 स्पेशल ट्रांजैक्शन बताई उनकी ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर ले रखी हैं, और इसको हम ट्रीट भी करेंगे कि कैसे हमें इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करना है। और उसके साथ साथ यहां पे हमारे पास ओपनिंग ट्रांजैक्शन भी है, यानी कि ओपनिंग जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं कि जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक ही अमाउंट वो पुट करता है जो कि होता है कैश, लेकिन यहां पे हमारा जो ऑनर है वो मल्टीपल अमाउंट पुट करेगा, मल्टीपल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। वो कैश भी इन्वेस्ट करेगा, वो बैंक भी इन्वेस्ट करेगा, और उसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भी है जो कि बिजनेस के नाम पर है। तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन के लिए हमारा फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें हमारा क्या आता है? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और असेट, कैपिटल और लायबिलिटी। ये हमारी क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहां पर एक एक ट्रांजैक्शन को करते हुए चलेंगे और उसके इफेक्ट को हम कैसे पुट कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में वो देखेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमारा गिवन है राम स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैश 1,50,000, बैंक 50,000 एंड इन्वेस्टमेंट 50,000। यानी कि जो हमारा ऑनर है उसने स्टार्टिंग में 3 चीजें अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की हैं। क्या क्या? कैश, बैंक और इन्वेस्टमेंट। जब हमारा ऑनर एक से ज्यादा चीजें पुट करता है बिजनेस में तो वो हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में जाती है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ओपनिंग ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे। तो ओपनिंग ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं जब हमारा बिजनेस मल्टीपल असेट लेकर आता है अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि जो हमारा ऑनर है वो मल्टीपल असेट लेकर आता है अपने बिजनेस में। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? तो ये है हमारी पहली ट्रांजैक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस। तो उसने कैश में कितना पैसा इन्वेस्ट किया बेटा? 1,50,000। उसने बैंक में कितना इन्वेस्ट किया? 50,000। इन्वेस्टमेंट में कितना किया? 50,000। और टोटल अमाउंट जो हमारा आ रहा है कैपिटल का वो कितना आ रहा है? 250। तो ओपनिंग ट्रांजैक्शन में जब आपके पास मल्टीपल असेट होंगी तो मल्टीपल असेट के अंदर आपको इसी तरीके से पुट करना है, और वो टोटल अमाउंट आपका कहां चला जाएगा? कैपिटल में। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। तो सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। ये भी आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा इसका ट्रांजैक्शन।
तो 50,000 का गुड्स हमने रोहन से परचेज किया क्रेडिट पर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने कैश दिया? नहीं दिया। आपके पास गुड्स आया? हाँ आ गया। यानी कि आपका गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो क्रेडिटर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे ये देखो। तो सेकंड ट्रांजैक्शन है आपकी जिसको हम पुट करेंगे कुछ इस तरीके से कि आपने क्रेडिट पे परचेज किया इसलिए आपका कैश में कुछ नहीं जाएगा और बैंक से भी कुछ नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट से भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका स्टॉक में 50,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा क्योंकि आपने 50,000 के गुड्स परचेज कर लिए हैं, ठीक है। और कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि कैपिटल में कब जाता है? जब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो या एडिशनल कैपिटल हो या ड्रॉइंग हो, इसके अलावा यहाँ पर कुछ तो हो नहीं रहा, तो यहां पर भी हमारा कुछ अमाउंट नहीं आएगा, सीधा कहा जाएगा आपका क्रेडिटर में। अब इन दोनों से मिलाकर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब जो न्यू इक्वेशन है वो कैसे होगी ये देखिए। तो आपकी न्यू इक्वेशन कुछ इस प्रकार है कि आपके कैश में कितना है? 150, आपके बैंक में कितना है? 50,000, आपके इन्वेस्टमेंट में कितना है? 50,000, आपके स्टॉक में कितना है? 50,000 और कैपिटल में कितना है? 250 और क्रेडिटर में कितना है? 50,000। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर ना कैश आया है ना कैश गया है। इवन बैंक में भी कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि सेम कंडीशन उसके साथ में भी है। इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज किस में हुआ है? स्टॉक में चेंज हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक आपका पहले कुछ नहीं था, लेकिन 50,000 का जब आपने परचेज किया तो 50,000 का अमाउंट आपका स्टैंडिंग में आ गया कि अब हमारे पास 50,000 का स्टॉक है और ये स्टॉक आपने क्रेडिट पे परचेज किया इसलिए आपका क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी भी बढ़ गया सेम अमाउंट से जो कि है 50,000। अब हम चलते हैं इसके थर्ड ट्रांजैक्शन पर। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में हम कर रहे हैं सोल्ड 80% ऑफ द गुड टू नेहा ऑन क्रेडिट फॉर 8,000, तो फॉर 60,000। तो यहां पर आप देखेंगे 80% ऑफ द गुड्स, तो हमारे पास गुड्स है कितने? 50,000 के। अब हम क्या करेंगे? इसके 80% की कैलकुलेशन करेंगे। 80% की कैलकुलेशन कैसे जाएगी? यहाँ पे कितना है बेटा? 50,000, 50 का 80% निकालेंगे हम यहाँ पर, तो 50 का 80% कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40,000। यानी कि आप वो वहां पर जो सेल कर रहे हो वो कर रहे हो 40,000 रुपीज के गुड्स, कितने में? 60,000 में। आपको ट्रांजैक्शन ऊपर दिख रही होगी, यानी कि 80% ऑफ गुड्स कितने के होते हैं? 40,000 के। आप बेच कितने कर रहे हो? 60,000 का, यानी कि आपको वहां पे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हम पुट कैसे करेंगे यहाँ पर? तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देखो हमारे 80% जो गुड्स हमने बेचा है उसका इंपैक्ट हमारा स्टॉक और डेटर पर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट पे बेचा है। इसका मतलब कैश में तो कोई हमारा पैसा ना आया ना गया है, ठीक है। अगेन बैंक से पैसा ना आया ना गया है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी क्योंकि अगेन उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा स्टॉक और डेटर पे। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉक को बेचा है तो हमारा स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, जितने का कॉस्टिंग वैल्यू उतने से रिड्यूस हो जाएगा। तो 80% बेचा है तो 50,000 का 80% हमने कितना कैलकुलेट किया था? 40,000। वो हमने 40,000 का गुड 60,000 का बेचा है और क्रेडिट में बेचा है यानी कि उधार में बेचा है, यानी कि 60,000 का हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। अब 40,000 का गुड्स हमने 60,000 में बेचा है इसलिए 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में जाके ऐड होगा और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में जाके माइनस होगा। इसके अलावा हमारा ये क्रेडिटर पे भी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। अब इससे हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन है। यहां पर देखेंगे आप कि कैश में आपका अगेन वही स्टैंडिंग आ रहा है क्योंकि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा 150 और बैंक भी आपका कितना है? 50, इन्वेस्टमेंट भी कितना है? 50, स्टॉक कितना है आपका? 10, क्योंकि 50,000 का था 40,000 का बेच दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 40,000 बचेगा। डेटर आपका 60,000 प्रेजेंट हो गया, पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब आप उधार में माल बेचोगे तो आपका डेटर बढ़ जाएगा, तो डेटर कितना आ गया आपका? 60,000 आ गया। उसके बाद आपकी कैपिटल कितनी आ गई? आपकी कैपिटल 270 आ गई। क्यों? क्योंकि 250 की पहले थी, 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, आप उसको ऐड करोगे तो आपकी कैपिटल की वैल्यू कितनी जाएगी? 270। और यहां पर आपका क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है तो क्रेडिटर का भी अमाउंट 50,000 ही रहेगा। अब ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई आफ्टर थर्ड ट्रांजैक्शन और ये जो इक्वेशन है ये हमेशा इक्वल रहेगी। आप यहां से कैलकुलेट करोगे और यहां से कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट के वे में इसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर ये अलग आती है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 150 प्लस 52, 250, 260, 320, यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है इधर का? 320 और इधर का कितना है? 270 प्लस 50 यानी कि
320, यानी कि 320 और 320 हमारा इक्वल आ रहा है। अब हम सीधे चलते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पर। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारी रेंट फॉर द करंट मंथ इज ड्यू बट नॉट येट पेड 8000, यानी कि आपको ये ऊपर भी दिखाई देगी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो रेंट है वो पे नहीं किया है, लेकिन वो ड्यू हो चुका है। कितने का? 8000 का। तो जो 8000 का अमाउंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग। अब रेंट आउटस्टैंडिंग का इंपैक्ट कहां पड़ता है? दो जगह पड़ता है। कहां कहां? एक कैपिटल पर और एक हमारी लाइबिलिटी में जाके उसको ऐड करना होता है एक सेपरेट कॉलम में। तो उसको हम करते हैं और वो कैसे होगी देखो। तो देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि हमारे कैश में तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमने कैश में पे नहीं किया। तो कैश पे अगेन कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हमारा बैंक पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डेटर पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पाएगा आएगा, क्योंकि इंपैक्ट किस पर आएगा? कैपिटल पर। कैपिटल हमारी 8000 से माइनस हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 8000 से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ये कैपिटल से माइनस इसलिए हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए, तो एक्सपेंस तो हो चुके हैं ना, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? अपनी कैपिटल में से माइनस कर देंगे और एक सेपरेट कॉलम में दिखा देंगे लाइबिलिटीज के अंदर। यहां पर आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये हमारा लाइबिलिटी का पोर्शन चल रहा है, ठीक है। इससे आगे हम जो भी ऐड करेंगे वो भी हमारी लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। कैपिटल का पार्ट हमारा ये चल रहा है। अब इससे हमारी न्यू इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। देखो न्यू इक्वेशन, आफ्टर द फोर ट्रांजेक्शन कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो कैश का अमाउंट हमारा कांस्टेंट 1.5 लाख ही चल रहा है। बैंक पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बैंक भी सेम आएगा, इन्वेस्टमेंट भी सेम आएगा, स्टॉक भी सेम आएगा, डेटर भी सेम आएगा, क्योंकि असेट पर कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं है। इंपैक्ट कहां पड़ा है? कैपिटल हमारी कम हुई है 8000 से, तो कैपिटल की वैल्यू 8000 से कम होकर इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 270 से 8 माइनस 262, 262। क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और हमारा एक नया लायबिलिटी जनरेट हो गया जिसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। वो कितने का है? 8000 का। तो यहां पर आपकी ये फोर्थ ट्रांजेक्शन की इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर। तो बेटा फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारी पेड इंश्योरेंस फॉर 12,000 आउट ऑफ विच 1/3 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। 12,000 का हमने इंश्योरेंस पे किया है बिजनेस के लिए, जिसका 1/3 हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए है, यानी कि एडवांस है। अगर हम निकालें यहाँ पे 12,000 का 1/3 तो कितना होगा बेटा? 12,000 इंटू 1/3, इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाता है? हमारा आ जाता है 4,000। इसका मतलब ये है कि आपने 12,000 का जो इंश्योरेंस पे किया है, उस 12,000 के इंश्योरेंस में से 4,000 का इंश्योरेंस आपका नेक्स्ट ईयर के लिए है, जिसका मतलब ये है प्रीपेड है। और प्रीपेड का जो एडजस्टमेंट है, प्रीपेड का जो ट्रांजैक्शन है, उसको कहां कहां पुट करते हैं? अभी मैंने बताया था कि प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए हम असेट को देखेंगे, असेट में से हमारा कैश माइनस होगा और एक हमारा नया कॉलम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस का नाम है हमारे पास इंश्योरेंस, तो हम उसको बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। उसको कैसे करेंगे पुट? ये देखो 12,000 का पेमेंट किया तो 12,000 हमारा कैश से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा ओपन हो जाएगा 4,000 से। इसका मतलब ये हो गया कि 12,000 में से 4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है। इसका मतलब ये हो गया कि 8,000 हमारा इस साल के लिए और 4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो जो 8,000 इस साल के लिए है वो हमारा एक्सपेंस तो है, इसीलिए हम इसको कहां पुट कर देंगे? कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे और इसका और किसी जगह पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको ध्यान से देख लेना, क्यों? क्योंकि इसमें हमको कैलकुलेशन करनी होती है कि कितना हमारा प्रीपेड है, और जो हमारा प्रीपेड होता है खाली हम उसी अमाउंट को यहां पर शो करेंगे, लेकिन जो हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस है उसको हम माइनस करते हैं अपने कैपिटल से। अब इसकी न्यू इक्वेशन क्या होगी आप देखो। तो इसकी न्यू इक्वेशन जो है उसमें देखो हमारे पास कैश में कितना आ रहा है? 138, बैंक में कितना आ रहा है? 50, इन्वेस्टमेंट में 50, स्टॉक में 10 और डेटर में 60 और प्रीपेड इंश्योरेंस में 4, ठीक है। उसके बाद इंपैक्ट यहाँ पर क्या पड़ा? ये 8,000 माइनस हुआ तो 254, क्रेडिटर में 50 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 8,000। तो यहां तक हमने 5 अपने ट्रांजैक्शन कर ली हैं। अब इस छठी ट्रांजैक्शन को करने के बाद हम इसकी दोबारा से न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर देंगे। तो आपकी सिक्स ट्रांजैक्शन जो है वो है इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट येट रिसीव्ड 5,000,
यानी कि जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है इस पे आपने 5000 का इंटरेस्ट अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि ये एक्रूड इंटरेस्ट का मामला है, एक्रूड इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन है। उसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ जाता है? उसका इम्पैक्ट जाता है आपका असेट में, एक सेपरेट कॉलम बनेगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से और वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसको करते हैं देखो। तो बेटा यहाँ पर देखो आपके पास आ गया इसका इम्पैक्ट। कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक में नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में कोई नहीं, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस में कुछ नहीं। सीधा आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट पे। आपका एक्रूड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो आपका असेट है क्योंकि आपको अभी नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में तो मिलेगा, ठीक है। और 5000 का आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हो चुका है, मिला नहीं है लेकिन हो तो चुका है। तो इन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर जाएगा और उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। अब इसकी हम न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं देखो। तो इसकी जो न्यू इक्वेशन है वो इस टाइप से है कि आपका कैश में कितना है बेटा? 138, बैंक में 50 और इन्वेस्टमेंट 50। अब देखो बैंक और इन्वेस्टमेंट तो चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू कैरी करती चली जाएगी, ठीक है। स्टॉक भी चेंज नहीं हुआ है 10, डेटर भी चेंज नहीं हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी चेंज नहीं हुआ है और आपका सिर्फ जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसमें 5000 ऐड हो गया है और आपकी कैपिटल में भी 5000 ऐड हो गया, बाकी किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये आपकी क्या हो जाती है बेटा? न्यू इक्वेशन। अब इसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन उसको करते हैं। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, कमीशन ऑफ ₹5000 वाज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड नेक्स्ट ईयर। यानी कि आपको 5000 की कमीशन मिल गई लेकिन उसकी सर्विस आप नेक्स्ट ईयर में जाके दोगे, यानी कि ये आपको मिली है एडवांस कमीशन। और एडवांस कमीशन जो आपको मिलती है इसका इंपैक्ट कहां पर आता है? कैश पर, और आपका एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा जिसका नाम क्या होगा? एडवांस कमीशन, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो इसका इंपैक्ट देखिए आप क्या हो रहा है कि कैश में आपका 5000 ऐड हो गया और किसी अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो सब पे हमारा इंपैक्ट जीरो आएगा। कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां पर भी जीरो आएगा। क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां पर भी जीरो आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां पर भी जीरो आएगा। सिर्फ किस पे पड़ा है आपका? सिर्फ पड़ा है आपका एडवांस कमीशन पर। अब एडवांस कमीशन आपका न्यू कॉलम बना है जो कि कहां पर लिखा हुआ है? देखो ये रहा, ये न्यू कॉलम है, ठीक है। इससे पहले ये नहीं था तो इसका कोई अमाउंट भी नहीं है। तो इसका इंपैक्ट सिर्फ कहां जाएगा? कैश में और एडवांस कमीशन में, और किसी भी असेट और लायबिलिटी या कैपिटल पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। अब इसकी न्यू इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं देखो। तो इसकी न्यू इक्वेशन आफ्टर 7 ट्रांजैक्शन, इसको हम फाइनल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। वो कैसे है देखो कि हमारा 138 में 5000 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 143। बाकी किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो बाकी सारी वैल्यू सेम आ जाएंगी, और उसके साथ हमारी कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो उसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी। क्रेडिटर पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, रेंट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो उसकी वैल्यू भी सेम आ जाएंगी। सिर्फ हमारा एडवांस कमीशन एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि इधर की वैल्यू कितनी है, इधर की वैल्यू कितनी है, दोनों बराबर होने चाहिए, तो उसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन की इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 322। आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इतना ही अमाउंट आएगा। और इधर की साइड की हमने कैलकुलेशन की तो इसका भी अमाउंट कितना आ रहा है? 322। इसका मतलब ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जो भी हमने ट्रांजैक्शन पुट किए हैं वो एकदम करेक्ट किए हैं। आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था? हमने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने पहले 5 ट्रांजैक्शन की। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो ताकि आप बाद में इसको कर पाओ, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ से इसकी 6 ट्रांजैक्शन से 6 और 7 यहाँ पर किए हैं और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें और मेरे साथ बने रहें आगे के अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वीडियो के लिए। थैंक यू।